ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी क्लास के बाद। और कुछ क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं शुरुआत में यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि वहाँ से देखने में आपको आसानी हो, लेकिन सारी वीडियोज यूट्यूब पे हमारी नहीं जाती है, सो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं डेटा सिलेक्शन से। जी हाँ, सिलेक्शन। आप बोलेंगे सर सिलेक्शन ही हमारी पहली क्लास की टॉपिक क्यों है? देखिए, एक्सेल के अंदर में हम जब भी कुछ करते हैं तो डेटा सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, फॉर्मेटिंग करना है, इन सब चीज़ के लिए हमें डेटा की सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर डेटा की सिलेक्शंस के हम कुछ नहीं कर सकते। सो डेटा सिलेक्शन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आज हम सीखेंगे शुरुआती क्लास में डेटा सिलेक्शन। आपके सामने डेटा दिख रहा है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर मुझे माउस से सिलेक्ट करना हुआ तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ नीचे तक सिलेक्ट करूँगा और डेटा हमारा माउस से सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर माउस से सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन लाते हुए क्यों लाएंगे? हम स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे? स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसका फायदा हमें बड़े डेटा पे लगता है। जैसे एक बड़ा डेटा मैंने मान लीजिए इलेक्शन के डैशबोर्ड कर लिया यहीं पे। अब मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं इसको माउस से इस तरह से सिलेक्ट करके लाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जब बड़ा डेटा हो। लेकिन हम क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग में कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल बार को नीचे लेके आएंगे और लास्ट में आने के बाद या नीचे आने के बाद हम शिफ्ट के साथ क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? शिफ्ट के साथ क्लिक कर देंगे। इससे दो फायदा हुआ। एक तो हम डेटा को एक नज़र देख भी लिए स्क्रॉल करते समय और हम डेटा इजीली सिलेक्ट कर दिए। तो माउस से अगर डेटा सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में कर्सर रखें, शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करें। होता है क्या, जैसे कर्सर यहाँ है, आपने क्लिक किया तो कर्सर मूव होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो सिलेक्शन बन के आती है। बस बेसिक सा कंसेप्ट है। लेकिन कुछ लोग कंट्रोल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल ए। यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो लोगों को नहीं पता बता दूं, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल नहीं होता है। ये होम मेनू बार के अंदर यहाँ होता है फाइंड एंड सेलेक्ट। जी हाँ, यहाँ होता है फाइंड एंड सेलेक्ट और इसमें आता है गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल में यहाँ होता है करेंट रीजन। अब करेंट रीजन का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस डेटा को सिलेक्ट करना। अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम है तो अब आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका डेटा उससे ऊपर का ही सिलेक्शन होगा, इसके नीचे का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक डेटा भी, मैं एक रिपोर्ट पे काम कर रहा था, ये रहा डेटा पे दिख रहा है, ये रिपोर्ट बना रहा था सर, दिख रहा है सर? तो ये डेटा है हमारा। अब इस डेटा पे हम काम कर रहे थे। तो अब मान लीजिए कि मुझे रिपोर्ट बनाना है इस डेटा पे और मैंने कंट्रोल ए कर दिया। हो सकता है कि मेरा डेटा में 10,000 का डेटा है तो 9500 के बाद कोई ब्लैंक रो होगा। अब ब्लैंक रो होने के कारण क्या होगा? ब्लैंक रो होने के कारण दिक्कत क्या होगा? हमारा सिलेक्ट हो जाएगा पूरा डेटा, जहां तक ब्लैक है वहीं तक सिलेक्ट होगा। जी हाँ, उसके नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्या? सर कंट्रोल के बाद अगर आप 2 बार एक करेंगे तो हो जाता है उसमें। तो सर 2 बार डबल ए प्रेस हाँ, करेंगे तो हो जाता यही है। तो समझना है कि आप कंट्रोल ए किए एक बार, 2 बार किए तो पूरा सीट सेलेक्ट होता है सर। और पूरा सीट हर जगह सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, समझे? कई बार दिक्कत होती है।
जैसे मान लीजिए इस रो का डेटा मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो क्या लग रहा है, पेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। वो पेस्ट जब भी होगा इसके ऊपर से ही होगा। इसलिए पूरी सीट सिलेक्ट करना। पिवट में आपने पूरी सीट सिलेक्ट कर लिया तो फालतू के ब्लैंक कॉलम्स आ जाएंगे, ब्लैंक रो आ जाएंगे। समझे कि नहीं? अगर एक रो एक कॉलम करना है तो उसके लिए तो सिलेक्ट करते ही हैं। हाँ, तो मैंने बताया आपको। तो सिलेक्शन का बेस्ट तरीका क्या है? तो दो तरीके जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहला वो शिफ्ट वाला कि माउस से सिलेक्शन को शिफ्ट कर ले। दूसरा होता है कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड। आप डेटा को स्टार्टिंग में रखें यहाँ पे। अगर बीच में कोई ब्लैंक रो वगैरह भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में रखें कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नीचे एक ब्लैंक सिलेक्ट हुआ दिख रहा है, ये यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है? यूज्ड सेल को। तो इससे बेस्ट क्या है? देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जानिए कि आपके डेटा में ब्लैंक रो है, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए बड़ा डेटा, इसे डेटा बहुत बड़ा डेटा है और नीचे कहीं ब्लैंक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ब्लैंक है? तो आप यहाँ पे कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें। डाउन एरो प्रेस करते ही कर्सर जहां पे रुक रहा है, जो ब्लैंक होगा उस ब्लैंक से ऊपर आपका कर्सर रुक जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो करके अपना डेटा सिलेक्ट कर ले। तो बेस्ट तरीका यही है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन करके डेटा को सिलेक्ट कर ले। क्लियर है? तो सिलेक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें मल्टी सेल सिलेक्शन, आप लोगों को मल्टीपल सेल्स कुछ सिलेक्ट करना होता है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं? कंट्रोल को होल्ड करते हैं और क्लिक कर लेते हैं। यही करते हैं ना सर? तो ए सिलेक्शन सिर्फ होता है, यहां पे सिलेक्शन करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा। अभी जो डेटा सिलेक्ट है इसमें मैं फॉर्मेटिंग डिलीट सब कर सकता हूं, बट कॉपी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करना है तो आपको सिलेक्शन कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जैसे यहां पे हमने सेम रो में सब सिलेक्शन किया है, अब कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर सेम कॉलम में किया है तो कॉपी हो जाएगा। तो अगर आपने सीक्वेंस सिलेक्ट किया है देन यू कैन कॉपी। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लें अनिल जी, शोर आ रहा है। लेकिन इसका यूज एक और करते हैं, जैसे एक नया फाइल लिया और कई सारे शीट्स हमने यहां पे डाले हुए हैं, कई सारे शीट्स हमने डाले हुए हैं। अब मुझे इन सारे शीट्स के ऊपर एक डेट लिखना है, तो हम कर्सर यहां पे रखेंगे और डेट लिखेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हमने पहले पे क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड किया, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट को होल्ड किया और यहां पे क्लिक किया। अब यहां पे जैसे कि मैंने डेट लिखा और यहां पे हमने डेट डाल दिया। अब देखेंगे हर एक सीट में डेट एंट्री हो गई। दिख रहा है सर? हर एक सीट में डेट की एंट्री हो गई। ओके, यस। लेकिन मुझे कुछ शीट्स में एंट्री चाहिए, मुझे कुछ सीट में एंट्री चाहिए, तब क्या करूंगा? तो ऐसे केस में हम कंट्रोल यूज करेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए यहाँ पे टाइम लिखना है, और सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ।
देखिए इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ, इसमें नहीं है, इसमें हुआ। तो कई बार एक ही चीज को हमें बहुत सारे शीटों में लिखना होता है बट सेम लोकेशन, जैसे कि B5 है, A5 B5 है, तो हर फाइल के अंदर A5 B5 होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो एक कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने काफी सारे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया। अब ये सारी चीजें आप नोट तो नहीं कर सकते ना, लिख तो नहीं सकते ना, तो क्या करें, यहां ऊपर आपको दिखेगा एनालाइज डेटा, सॉरी माफ कीजिएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं कहीं और ध्यान था मेरा। या ऊपर में सर्च दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, सर्च। या फिर कीबोर्ड का F1 प्रेस करें, कीबोर्ड का F1, जैसे F1 प्रेस करेगा यहीं पे ऊपर आपको मिलेगा सर्च बार, यहां पे सर्च कीजिए। जैसे कि मैंने सर्च किया शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो यहां पे सर्च रिजल्ट आएंगे, ये रहा कीबोर्ड को शॉर्टकट। अब इसको बड़ा करके देखना है, देखिए इस पे कर्सर ले आते, इस तरह का जो माउस आइकन बनेगा ना, क्लिक करके आप इसको बाहर निकाल लीजिए, ये आपके सारे शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, मैं पहली क्लास में शॉर्टकट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग मुझसे पूछेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट मुझे खुद पता नहीं होगा। रीजन कि कई सालों से मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, पहले बहुत करता था। ना करने के पीछे रीजन है कि अब मैं कुछ अगर माउस एक्शन करता हूं तो आपको पता चल रहा है कि मैंने एडिंग्स में, एनालाइज डेटा पे, या कोपायलट में, या एक्सेल लैब पे क्लिक किया, बट कीबोर्ड थोड़ी देख पा रहे हैं आप मुझे मेरा। इसलिए जब से क्लासेस शुरू किया है तब से कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करना बहुत कम कर दिया, जो नेसेसरी है वही यूज करता हूं। ठीक है, तो आप लोग इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो क्या हम सिर्फ शॉर्टकट ही सर्च कर सकते हैं? देखिए हेल्प एंड सपोर्ट एक तरह से एक्सेल का यूजर मैनुअल होता है, यहाँ हर एक चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे लिमिट्स के बारे में चाहिए तो हमने यहाँ पे लिमिट सर्च किया, तो यहाँ पे एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स आ गए, जहाँ पे बताया गया है कि किस फीचर का क्या लिमिट है, जैसे कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, कितने रो एंड कॉलम है, कितना कॉलम विड्थ है, कितने पेज है, एक सेल में कितने टाइप कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ें ढूंढ सकते हैं। यही नहीं, आप जैसे फॉर्मूला ढूंढना है आपको, मान लीजिए सबसे पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको वी लुकअप फंक्शन का रिजल्ट आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ सिर्फ आपको फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा, इसमें इसका वीडियो ही मिलेगा। यहाँ पे भी आ नहीं रहा है बट आएगा, यहाँ वीडियो भी आता है, यहाँ पे देखिए, देखिए ये वीडियो भी यहाँ से चलेगा आपका। Use the VLOOKUP function in Excel to quick. तो आप बोलेंगे सर ये सब मैं यहाँ क्यों सर्च करूँ? जनरली तो आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं। देखिए गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन हम जैसे, आप जैसे लोगों की आर्टिकल या वेबसाइट या ब्लॉगिंग वगैरह का होता है, वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गूगल से चीज़ें लिया और चीज़ें में आपको वो आपके डेटा पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहां जो मिलेगा वो 100% प्रूफ रीड के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा डेटा एंट्री, डेटाबेस। अब यहां पे हम बात करते हैं कि जब भी कोई डेटाबेस बनाना मान लीजिए कोई भी डेटाबेस आपको बनाना हुआ, तो डेटा टाइप करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना, ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि आपके सामने जब भी कोई डेटाबेस बनाएं तो डेटाबेस में स्टार्टिंग में सीरियल नंबर जरूर दें। स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में सीरियल नंबर देने से एक फ़ायदा होगा कि कल के डेट में पता चलना कितने रिकॉर्ड्स हैं, तुरंत पता चल जाता है। ये सीरियल नंबर दे, और या फिर सीरियल नंबर नहीं देना है तो कोई यूनिक आईडी दे। जो लोग वी लुक का फॉर्मूला जानते हैं उन्हें समझ सकते हैं कि यूनिक आईडी क्या होता है, तो यूनिक आईडी यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर बाकी अब जब भी कोई डेटा एंट्री करे ना, तो
डिटेल्स को टराइज करें, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर की, हम मान लीजिए कोई कस्टमर की एक डेटाबेस बना रहा, तो सबसे पहले मुझे कस्टमर का CID, कस्टमर ID हो गया, और पहले हमें देना होगा पर्सनल डिटेल। क्या देना होगा? पर्सनल डिटेल, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये हो गया एड्रेस। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो एड्रेस हो गया, पर्सनल डिटेल्स के बाद एड्रेस हो गया, इसके बाद इसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। उसके बाद आप यहाँ अपना प्रोडक्ट डिटेल, बाकी और चीजें यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे MRP, क्वांटिटी, अमाउंट यहाँ डालें। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे डेट भी देना जरूरी होता है ना, डेट। अब जब भी याद रखें कि आप कॉलम के अंदर डेटा टाइप मेंटेन रखें। जैसे यार डेट का कॉलम है तो इसके अंदर डेट ही टाइप होगा। अब जैसे आज का डेट टाइप करना है तो आप डेट टाइप करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपका सिस्टम का डेट क्या कहता है, ठीक है। अगर आपके सिस्टम का डेट जो है, और मेरा सिस्टम का डेट है 7/4/2025, मतलब कि मेरा है MMDDYY, तो मैं टाइप करूंगा तो DDMMYY, तो डेट 7/4। अब करेंट ईयर है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं, एंटर प्रेस कीजिए, डेट ऑटोमेटिक आएगा। तो डेट फॉर्मेट में यहाँ होना चाहिए। डेट लिखते समय कभी भी आप इस तरह का, जैसे 23 तारीख 3रा महीना 2025, इस तरह का डेट फॉर्मेट इस्तेमाल न करें। ये डेट नहीं होता है, ये टेक्स्ट होता है, समझ गए। तो डॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा सिस्टम का डेट का फॉर्मेट MMDDYY या YYDD है, तो कंफ्यूजन आ रही है, लिखने में नहीं पता चल रहा है, तो आप इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे 7/APR, 7/APR। अप्रैल या जून के लिए JUN, जैन के लिए JN, जैन, ऐसे 3 लेटर लिख के एंटर मारेंगे तो सिस्टम डेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसी तरह से मान लीजिए डेटा में आपके पास टाइम है, क्या है? टाइम। तो टाइम टाइप करते समय एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आज का मेरा टाइम जो है वो अभी टाइम 10:20 हो रहा है, तो 10:20 में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं एंटर मार दिया तो डिफॉल्ट मॉर्निंग का AM ले लेगा। कब का ले लेगा? मॉर्निंग का AM ले लेगा। इसलिए मुझे स्पेस देके, अब कुछ लोग क्या ऐसे PM लिख देते तो टेक्स्ट बन जाता है, इसलिए स्पेस देके फिर PM लिखें तो PM लेगा। या फिर 22/20 जो 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है वो ले सकते हैं। और टाइम का फॉर्मेट है तो टाइम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल के डेट में जब पीवट लगाएंगे तो उसकी ग्रुपिंग या फॉर्मूला वगैरह लगाने में दिक्कत होगा। अब यहाँ पे चीज और भी है, जैसे प्रोडक्ट है। अब किसी बंदे ने मान लीजिए कि 3-4 प्रोडक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की मान लीजिए कि प्रोडक्ट में एक्सेल है और 3 प्रोडक्ट लिया है, तो वो लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लिख देते हैं 7/8 एंटर, यहाँ पे ऑल्ट एंटर, इस तरह से एंट्री कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि फिर इसकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि एक सेल में कोई एक ही एंट्री होना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग डेटाबेस में इस तरह से मर्ज कर देते हैं, जैसे कि एक्सेल में 3 बार ना लिख के एक ही को मर्ज कर दिया, और इस तरह से, तो ये भी गलत है, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर पीवर्ड, सम इफ जैसे फॉर्मूलेज हैं, पीवर्ड जैसे फीचर से अप्लाई नहीं होगा। ये अगर कोई रिपोर्ट है उसमें चलेगा, जो प्रिंट आउट और देखने के पर्पज से है, लेकिन जो एनालिसिस के पर्पज से है उसमें ये मर्ज नहीं चलेगा। सो आप कोशिश करें कि रिपीट कर दें, दैट इज ओके, लेकिन आप इस तरह से मर्ज ना करें या फिर एक सेल में ऑल्ट एंटर करके ना डालें। दूसरा, मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर लिखना है,
तो मैंने लिख दिया 8802579388। अब मेरे पास दो मोबाइल नंबर है, तो कोशिश करें कि दोनों मोबाइल नंबर को अलग अलग कॉलम में लिखें, लेकिन सम टाइम अलग अलग कॉलम में पॉसिबल नहीं होता है। तो लोग गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया, मैं दूसरा नंबर है 8826828093। अब मैं एंटर मारूंगा तो देखिए लास्ट का 5 डिजिट उड़ जाएगा। उड़ गया सर, 00 हो गया ना, क्योंकि एक्सेल कहता है कि नंबर फॉर्मेट में आप सिर्फ 15 डिजिट तक की एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। तो अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो आप क्या करें, स्पेस दे, कॉमा, अगेन स्पेस दे, एंड फिर आप दूसरा नंबर लिखें। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि अगर गलती से भी अगर कोई नंबर से मान लीजिए किसी का मान लीजिए कि यूआईडी नंबर है 16 डिजिट का, इस तरह से, अब इसको गलती से टेक्स्ट में, मोस्टली टेक्स्ट में होता है, तो टेक्स्ट में सिंगल कोड ऊपर यहाँ साइड में शुरुआत में सिंगल कोड लगा के लिखिए तो टेक्स्ट में होगा। अब कोई नंबर इस तरह से 15 डिजिट से ज़्यादा हो, उसको गलती से नंबर में कन्वर्ट मत कीजिएगा, वरना लास्ट का नंबर उड़ जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान आप रखेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए अमाउंट में मुझे यहाँ पे लिखना है कि MRP 500, एक गलत है, क्योंकि आपने ऐसा जब किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट लगा दिया तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए आप अलग अलग करें तो बेटर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 500 लिखा और इसके ऊपर MRP अपने आप लग के आना चाहिए। मुझे ज़रूरत है MRP 500 लिखने का और मेरी ज़रूरत कैलकुलेशन करने का भी है। तो ऐसे केसेस में यहाँ ऊपर नंबर फॉर्मेट पे आए, यहाँ कस्टम में जाएं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर MRP दे दें और यहाँ पे 0 करें। 0 देना जरूरी है, अदरवाइज आपका 500 शो नहीं करेगा। देन ओके, यहाँ देखिए दिख रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका एक्सेल है दो तरह की वैल्यू कैरी करता है, एक विजुअल, जो MRP 500 दिख रहा है विजुअल है, और दूसरा है ओरिजिनल 500। और जब भी कोई फॉर्मूला हम लगाते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमारा विजुअल पे नहीं होता है, ओरिजिनल पे होता है, ठीक है। तो नंबर टाइप करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ को दोबारा जानना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। रिपीट कर दो। कौन सा? सर फिर से मैं लेट ज्वाइन किया था, फिर से सर पूरी की पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर सकता ना सर, कोई टॉपिक मिस है वो बताइए। अब पूरी की पूरी क्लास रिपीट करना ये सही रहेगा? यस सर। इसके वीडियो क्लासेस मिल जाएगी सर? हाँ, क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है सर, ओके सर, मैं दोबारा पूछ लूँगा, देख के पूछ लूँगा। ठीक है, चलिए। अब तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो है कैलकुलेशन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये मेन है कैलकुलेशन। देखिए एक्सेल में हर एक चीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, अब इसको मैं एक सम फॉर्मूले से भी जोड़ सकता हूँ। दूसरा, हम इसको इक्वल, इसको सिलेक्ट करके प्लस इसको सिलेक्ट करके भी जोड़ सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ये जो आपका सम दिख रहा है ये आपका इनबिल्ट फंक्शन है। क्या है? इनबिल्ट फंक्शन। लेकिन जो हमने प्लस किया ये क्या है हमारा? ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये होता है पावर।
इसको टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ 6 नंबर को प्रेस करें। जो 1 2 3 होता है ना, @ वगैरह, परसेंटेज वगैरह, उसी के बगल में दिखेगा ये आपका शिफ्ट 6 के साथ। ये होता है पावर। जैसे कि 10 स्क्वायर करना है तो 10 पावर 2, ये आपका 10 स्क्वायर कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है तो फिर इसमें सर बोलिए। हाँ, ये पावर रिपीट कर देना कैसे आपने लिया था? शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए, आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 6। अच्छा 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 6, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। चलिए, शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस कीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो सम है हमारा, इस सम के अंदर हमने यूज किया इनबिल्ट है, तो फिर हम ये क्यों किया है, सिंबल क्यों यूज करें? देखिए क्या है कि एक जरूरी नहीं है कि आपको हर कैलकुलेशन के लिए आपके पास बने बनाए फंक्शन हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपने बाय किया एक प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में और सेल किया आप यहाँ 60 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट आपकी जो मार्जिन परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए? अब आपके पास मार्जिन परसेंटेज के लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको निकालना है, आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करें? तो इसके लिए हम मैथमेटिक के सहारा लेते हैं कि अगर मुझे पेन पेपर पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पेन पेपर में हम फॉर्मूला अपनाएंगे कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है ना सर? जो मैथमेटिक्स में इनकी अच्छी होगी वो समझ जाएंगे कि हाँ यही होता है। तो इस फॉर्मूला को यहां लगा देंगे कि इन दी ब्रैकेट बाय माइनस सेल डिवाइड बाय। अब इसमें परसेंटेज का, एक मिनट गलत कर दिया, सेल इन दी ब्रैकेट सेल माइनस बाय डिवाइड बाय जी 100। देखिए जैसे परसेंटेज का सिंबल आप लगाते हैं ना तो ऑटोमेटिक 100% हो जाता है। अगर आपको यहाँ ये करना हो कि भाई 20 नंबर में आना चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, तो 20 नंबर में आएगा। परसेंट में चाहिए तो परसेंट का सिंबल लगाइए, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई 100 होके 20% दिख जाएगा। आगे परसेंटेज की क्लास में बताऊंगा मैं आपको ये सारे इसका क्या रूल है। तो ये चीज़ लगाया, इसीलिए आपको इन कैलकुलेशन का पता होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, यहां हमने बोर्ड मास क्यों लगाया? ये जो बोर्ड मास दिख रहा है, ये बोर्ड मास, सॉरी ये ब्रैकेट जो है वो क्यों लगाया? ये बोर्ड मास के कारण लगाया। किसके कारण लगाया? बोर्ड मास के कारण। विवान जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। क्योंकि सर कैलकुलेशन तो गलत होगा ना अगर बोर्ड मार्क्स नहीं लगाए तो। बिल्कुल, आप इक्वल 2 यहाँ पे 2 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट बहुत लोग बोलेंगे कि सर 2 आएगा, लेकिन एक्चुअली आएगा 3। क्यों? क्योंकि पहले वो डिवाइड किया तो पहले डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म होता बोर्ड मास में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए, जी हाँ, और दूसरी चीज ये भी है कि जब बड़े बड़े फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम बात करें इस तरह की फॉर्मूले की, विजिबल नहीं हो रही है। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, आपके एंड से प्रॉब्लम है। एक बार रीज्वाइन कर लें। नहीं अभी दिख रही, अभी दिख रही। अब जैसे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है सर। अब इसमें हमने कई सारी जगहों पे ब्रैकेट इस्तेमाल किया ना सर, दिख रहा है हर जगह ब्रैकेट। अब इतने सारे ब्रैकेट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे आप लोगों की
फॉर्मूले यूज करने से पहले ब्रैकेट की जो प्रैक्टिस है वो करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। तो 50,000 का प्रिंसिपल है, रेट हमारा मान लीजिए कि 8% ईयरली है और टाइम 3 साल का है। अब मैं आप लोगों को पहले कह दूं, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं सर। मेरा ये पढ़ाने का पीछे का पर्पस है कि आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे कोई समझे, आप इनबिल्ट फॉर्मूला पे डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन क्रिएट कर सके, लगा सके। दूसरी चीज़, फॉर्मूला लगाते समय ब्रैकेट की प्रैक्टिस आपका इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ही आपका संभव है। दूसरा, कुछ लेंदी कैलकुलेशन या लेंदी फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे ये सीखना है। तो आप लोगों का माइंड में मत रखिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालने हैं। हालांकि अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है एफवी का, फ्यूचर वैल्यू, बट फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन और मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए तो मेरा मैथमेटिक्स क्या कहता है, तो मेरा मैथमेटिक्स कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट डिवाइड बाई n पावर ऑफ t टाइम मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मुझे यहां पे अप्लाई करना है। कैसे करें इस फॉर्मूले को अप्लाई, तो यहां अब बहुत टुकड़ा, इसको टुकड़ों में करते हैं। जैसे कि 1 प्लस, अब ध्यान रखिएगा हर कैलकुलेशन को ब्रैकेट के साथ कीजिएगा, 1 प्लस r डिवाइड बाई क्या है n, मतलब 12, मतलब साल में 12 महीने होते हैं ना, तो इसलिए मंथली है ना सर, इसलिए ये आ गया। देन टाइम को भी मंथ में कन्वर्ट कर लूंगा 12 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इन दोनों का पावर, इस सिंबल जो दिख रहा है यहाँ पे सिंबल, इस सिंबल से पावर निकालूंगा, फिर फाइनली 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिजल्ट आ गया। हालांकि जब मैं अगर फॉर्मूला लगाता किसका, एफडी का, फ्यूचर वैल्यू का, तो क्या होता, एक सेल पे रिजल्ट आता, बट यहां रिजल्ट जो आया वो यहां पे इस तरह से कई सारे सेल में आया। अब यहां पे नई मेथड सिखा रहा हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन हो या एक्सेल का फॉर्मूला हो, उसको तोड़ के लगाएं, फिर उसको आपस में क्लब कर देगा। तो यहां हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इस पर डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद का फॉर्मूला हमने कॉपी किया, एस्केप प्रेस किया, और यहां एक उसका किया था C9, तो यहां जहां C9 है उस फॉर्म को डिलीट करके ब्रैकेट, ये जोड़ी है, ब्रैकेट के अंदर उसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर दे। मतलब अब मैं इसको डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह से हम इसका D9 के फॉर्मूले को भी कॉपी किया और यहां D9 के जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसी तरह से इसको सिलेक्ट किया, देन कट कॉपी किया और यहाँ पे E9 के जगह पे E9 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसको उठा के यहाँ रखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, कट, कंट्रोल X, कट पेस्ट, रिजल्ट आएगा। अब कुछ लोग फॉर्मूले में अच्छे होंगे तो कहेंगे सर इतना झमेला करने का क्या जरूरत था, हम इसको एक साथ भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगा सकते उनके लिए तरीका बताया। लेकिन एक और एग्जांपल मैं दूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मेरा जो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है, ये जो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, अलग अलग लगाना, इकट्ठा करने का मेथड मैंने इजाद किया है सर। 2007 में मैंने पहली बार इसको पढ़ाया था। अगर कोई और बता रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो मेरा वीडियो देखा होगा या मेरा स्टूडेंट होगा, या दूसरा हो सकता है संजोग हो। तो मेरे पास
एक प्रोडक्ट की बनी बनाई कॉस्ट है जो कि है 50, ठीक है, और मुझे इस पे एमआरपी निकालनी है। क्या होगा एमआरपी? तो अब इसमें बहुत सारे मैथमेटिक में नहीं जाता हूं। तो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि 50 रुपए की लागत है हमारी इस प्रोडक्ट को बनाने में, और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा 2.5% की मार्जिन पे, वैसे 5% के मार्जिन पे। 5% के मार्जिन में हमने 2.5 रुपए की मार्जिन पे दे दिया किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट पड़ा 52.50 में। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है मुझसे उससे लेना देना नहीं है, मेरा 52.50, इसमें मुझे 10% का मार्जिन चाहिए। मतलब कि 52.50 में 5.25 को ऐड करके 57.75 में होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर भी सेम कहता है कि मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है, मुझे खरीद पड़ा उसमें मैं 15% का कमीशन ऐड करूंगा और दे दूंगा रिटेलर को, और रिटेलर कहता है कि मैं तो 20% लूंगा, और ये फाइनली प्राइस हो गया कंज्यूमर का। तो फाइनली प्राइस क्या हो गया? 79695। अब इसके लिए हमने इतना सारा कैलकुलेशन किया, मुझे यहाँ एक्सेल में करना है, तो इसको अब सेम जो ऊपर मैंने किया उसी का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, डबल क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर निकला, फिर इस पर डबल क्लिक किया और जहाँ पे C13 है C13 को डिलीट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं ऊपर डिलीट करके चेक कर लूँगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब ये जो है इन दोनों से लिंक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, एस्केप मार के बाहर आएंगे और यहाँ हमने C14 को कॉपी किया है, जहाँ भी C14 है उसको डिलीट करूँगा, इसमें उसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर में पेस्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। अब डिलीट कीजिए, सेम इसी तरह से करते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डिलीट करना है बस। मैंने पहले आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके यहाँ से इसको इस क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी करना है, कीबोर्ड का एस्केप प्रेस करके बाहर निकल आना है। ये D14 याद रखना है, जहाँ D14 है उसके जगह पे D14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे D14 है तो D14 की जगह पे D14 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। अब D14 को डिलीट कर दीजिए। इसी तरह से इसको करते चले जाइए। ये आपका E13 है तो E13 जहाँ है उसको डिलीट कीजिए, उसके जगह पे ब्रैकेट डालिए और ब्रैकेट के बीच में फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला धीरे धीरे कितना बड़ा होता जा रहा है। तो बाकी जो फॉर्मूले मैंने आपको दिखाए वो कुछ इसी मेथड से लगाए गए हैं, इसलिए आप जो है कंफ्यूज ना हो कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूला हम कैसे लिख पाएंगे। बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, हमने आपको बोला था कि इतना बड़े बड़े फॉर्मूला आप पहले दिन से लिखना सीख जाए। कट करके पेस्ट कर दिया। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कुछ पूछना है? नो सर। और किसी को? आप सभी क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री है, बस 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछिएगा। अभी एक साथ सारे मत पूछ दीजिएगा। कैलकुलेशन के बाद अगला टॉपिक आता है डॉलर का, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, डॉलर इन फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कैलकुलेशन हमने बताया, मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अब इस नंबर्स में मुझे 20 ऐड करना है यहां पे, तो इक्वल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। A2 क्या आया? A रो 2 नंबर कॉलम। A2 हो गया सेल एड्रेस। A2 प्लस 20। A2 प्लस 20 मतलब हुआ कि A2 की वैल्यू जो 85 है उसमें 20 ऐड करके रिजल्ट आपको यहाँ 105 दे देगा। अब मुझे नीचे बाकी सब में चाहिए, इसको सिलेक्ट करके जस्ट नीचे ड्रैग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नीचे ड्रैग कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा।
मतलब ये फायदा क्या हुआ, यहाँ देखिए A2 था, नीचे जैसे ड्रैग हुआ A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, इस तरह से। ठीक है, A4, A5, A6 हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें एक ही सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ा, बाकी नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करें, जो 20 मैनुअल था वो D1 पे मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ इक्वल करके प्लस इसको किया और एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया 105। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो गड़बड़ हो गई, 36 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ A2 प्लस D1 था, नीचे जब ड्रैग किया तो A1 जो है, A2 जो है A3 बन गया और D1 भी D2 बन गया। क्योंकि जब भी हम कोई सेल के एड्रेस के जो फॉर्मूले हैं उसको नीचे ड्रैग करते हैं तो इंक्रीज होता है ना उसका एड्रेस, तो यहाँ भी वही हुआ। तो यहाँ पे दिक्कत ये हुआ, A2 को मुझे नीचे इंक्रीज कराना है A3, A5, A6, A7, A10 तक, लेकिन D1 को फिक्स रखना है। तो D1 के आगे, D1 में 1 के आगे मैंने डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन लगाने के बाद इसको हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। कुछ लोग इसको फ्रीज भी कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। इसको सिलेक्ट किए और नीचे तक ड्रैग कीजिए, देखिए ये आपका सब में 1 है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 के आगे ही डॉलर क्यों लगाया। देखिए हर सेल एड्रेस में 2 होते हैं, अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा जो होता है आपका, वो आपका होता है कॉलम नंबर, और जो नंबर है वो होता है आपका रो नंबर। लेकिन जब मैं टॉप टू डाउन ड्रैग किया तो हमारा सिर्फ रो बढ़ेगा, मेरा कॉलम नहीं बढ़ेगा, जिस कारण से यहां हमारा हमने 1 को किया। लेकिन जैसे आगे करेंगे तो D हमारा E हो जाएगा। तो मुझे D को फिक्स करना है तो D के आगे भी डॉलर साइन लगाना होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों के आगे डॉलर साइन लगाएं, जो जरूरत है उसके हिसाब से डॉलर लगाएं। अब क्वेश्चन आता है कि जरूरत कैसे पता चलेगा। आप सभी लोगों से कंफ्यूजन होती होगी कि भाई फ्रीज कहाँ करें। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक मैं टेबल लिखता हूं, मान लीजिए मुझे 5 का टेबल, 10 का टेबल, 11 का टेबल एंड 12 का टेबल और एक और 18 का टेबल में लिखना है मुझे। तो टेबल के लिए मुझे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ही तो करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया यहाँ पे 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया। अब मुझे नीचे का ड्रैग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है कि फ्रीज करते हुए ड्रैग करना है। और इसमें किसको फ्रीज करें? तो सिंपल है, एक रो नीचे और एक कॉलम आगे ड्रैग कर लें। अब इस पर डबल क्लिक करें, देखिए यहाँ पे 2 था जो 3 हुआ, क्योंकि 5 3 चाहिए, लेकिन 10 क्यों आया? तो 5 होना चाहिए ना। क्या मतलब ये जो F3 है वो F4 हो गया। F3 को 3 को जो है 4 नहीं बनने देना है, 3 को 4 नहीं बनने देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 के आगे डॉलर लगा दूंगा। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा G3 एंड F4 है। तो ये आपका 10 तो सही है, 10 2 जा 20 चाहिए, बट ए जो है ये क्या से आ गया, मतलब जो हमारा E था वो F नहीं बनना चाहिए। जो E था, यहाँ E दिख रहा है ना, वो F नहीं बनना चाहिए। तो मैं E के आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा। इससे आप पता लगा लीजिएगा कि कहाँ किसको फ्रीज करना है। बस एक रो आगे पीछे जहाँ भी ड्रैग करना है उसको करके डबल क्लिक करके चेक कीजिए कि कौन सा एड्रेस बढ़ गया है जो नहीं बढ़ना चाहिए, और जो नहीं बढ़ना चाहिए उसको बढ़ना चाहिए, तो डॉलर लगाइए, हटाइए, सिंपल। तो आज हमने 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। पहला हमने बात की सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन, देन हमने बात की शॉर्टकट्स एंड एक्सेल हेल्प,
देन हमने बात की डेटाबेस एंट्री करते समय, डेटाबेस बनाते समय, डेटा एंट्री करते समय क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिर हमने बात किया कैलकुलेशंस कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैसे करें। और चौथा हमने बात की आपके सामने कि हम डॉलर साइन को कैसे यूज करें अपने कैलकुलेशन में या किसी फॉर्मूले में। यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? नहीं सर। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि मैंने तो समझा दिया आपको, अब आप कैसे समझे, आपने कितना समझे, वो कैसे पता चलेगा? क्या सर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन या प्रैक्टिस से जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नहीं, हम आपको मैथमेटिकल, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या है? कैलकुलेशन है। तो आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं। 2 मिनट दीजिए, दे रहा हूं सर, बस मैं वही फाइल डाउनलोड कर रहा हूं। ये हमने आपको रुक जाइए, ये हैंग क्यों हो गया? अभी एक इमेज जो है आपको मैंने सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आपके ग्रुप में गया है, ये वो दिखा देता हूं, ये ला। अब इसकी ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है ना, ये कुछ इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आपको, सिंपल इक्वेशन है, आपको आपके इस पे करना है, एक्सेल पे करना है। अब एक्सेल हैंग हो गया, 1 मिनट, ये एक्सेल हैंग, पेस्ट किया बस एक्सेल हैंग हो गया और डेटा लॉस्ट हो जाएगा। आज का फाइल आपको नहीं मिल पाएगी आज का। टास्क मैनेजर से बंद कर दो सर। वो वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही है कि आपका हाँ, चलिए आ गया, रिकवरी हो गया, आ गया। अब ऐसे केस में अगर दिक्कत हो तो आप पहले पे जो फोटो है ना उसको पेंट पे ले जाइए, ठीक है ना, पेंट पे पेस्ट कीजिए, फिर पेंट को कॉपी कीजिए और फिर पेंट से एक्सेल पे लाइए। देखिए अब हैंग हुआ? नहीं हुआ। चलिए, एक नया चीज़ आपने सीख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मान लीजिए क्यूबिक है, तो इसमें क्या है? बी है, एल है, एच है। तो यहाँ पे आप बी को ले, एल को ले और एच को ले और कोई नंबर एज्यूम कर ले अपने मन से, ठीक है। अब पहला जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या कहता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। दूसरा आता है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, CSA। अब इसका क्या कहता है? एक कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई एच, सो इन दी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई एच, एच मतलब हाइट, फिर उसको मल्टीप्लाई इन दी ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे मैंने पहले बताया था, ये मत समझिए कि आपसे मैथमेटिक्स बना रहा हूं, बस ये जो ब्रैकेट का खेल है ना वही आपको समझाना है। और दूसरा, अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन इक्वेशन कर लें
तो आगे चल के आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या सर? समझे? तो समझ में आ गया क्या करना है? जी सर। चलिए, तो फाइल और आज की रिकॉर्डिंग